बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोटोग्राफर का पेपर हुआ है। नेशनल हाईवे के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ये 19 जुलाई तक चलेंगे। तो ये सॉल्व करेंगे, एनालिसिस भी करेंगे कि पिछले पेपर में और इसमें क्या कंपैरिजन है या मवासलत क्या है। तो ये पेपर ज़रूर करके जाएं बेटा। आगे जिन लोगों ने पेपर देने हैं, अभी कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन मिलते जुलते आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बेटा इंग्लिश का है। तो इसमें वो कह रहा है जी वॉइस, बेटा वॉइस, पैसे वॉइस, एक्टिव वॉइस, आपको बहुत एक सवाल उसने डाला है। इसमें उसने पैसे वॉइस का क्वेश्चन ऑलरेडी बनाया है और उसका एक्टिव पूछा हुआ है। तो इसमें बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, दिस हाउस इज यूज्ड वेरी रेयरली बाय अस। तो ये पैसे वॉइस का सेंटेंस है, इसका एक्टिव बताना है। बेटा इसका जो सही आंसर होगा वो ये बी होगा हमारे पास। इसमें देखिए हमने क्या करना होता है, वी यूज दिस हाउस वेरी रेयरली। तो इससे मैं कन्वर्ट करता हूँ, उसमें देखें ज़रा। तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, सब्जेक्ट दिस हाउस है। तो दिस हाउस हमारे पास सबसे पहले आ गया, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होता है, हमने एडिशन करनी होती है किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब की। तो यहाँ हमने इज आर एम में से एक की किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट टेंस है, यूज इस्तेमाल किया गया था। तो इज आर एम में से दिस हाउस के साथ इज लग सकता है, दिस हाउस इज। उसके बाद हमने वर्ब लगाना होता है। वर्ब हमारे पास यहाँ यूज है, और पैसे वॉइस में जो वर्ब होता है हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। ये असूल आप समझ लें कि पैसे वॉइस में हर हाल में हमने तीसरी फॉर्म यूज करनी होती है और किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब का इजाफा करना होता है। ये दो बेसिक प्रिंसिपल है, रूल है एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का, और यही मिस्टेक होती है मेन। बाकी वैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। आगे हमारे पास वेरी रेयरली आ जाएगा, और बाय अस जो वी था ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बाय अस बन गया। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है उधर जाए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये बेटा इसका ऑप्शन ठीक होगा बी हमारे पास। सिनोनिम ऑफ फियास्को का बेटा सिनोनिम पूछा गया, फियास्को का मतलब नाकाम, फेलियर, नाकामी। इसका बेटा ये आंसर सही होगा हमारे पास, सिनोनिम पूछा हुआ था इसने। आगे चलते हैं जी। आगे जी हमारे पास एनालॉजी का क्वेश्चन था, नाइफ के साथ दिया होता कट। नाइफ क्या करता है, काटता है। तो इसमें आगे बताया गया था ड्रिल और होल। ये ठीक है बेटा, ड्रिल क्या करती है जी, होल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये इसका आंसर ठीक होगा। उसके बाद जी हमारे पास रिडाउटेबल और आव। रिडाउटेबल बेटा होता है मशकूक, मशकूक। आव का मतलब भी खौफ ज़्यादा, इस तरह का खौफ की अलामत, इस तरह का इसका ऑप्शन बनता है। तो इसका बेटा जो सही आंसर होगा हमारे पास बनेगा डेस्पिकेबल और इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग, डेस्पिकेबल कहते हैं काबिल नफरत, हकीर, और डेस्पिकेबल कहते हैं कि मतलब है कि जो अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हो, इस तरह की आप कह लें कि काबिल रश्क कह लें, इस तरह से इसका ये तकरीबन जो है ना जी एंटोनिम बनते हैं। आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन, ये पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी प्रोनाउंस सेपरेटली। उसने कहा वर्ल्ड का वो हिस्सा जो अलग अलग क्या किया जाए, प्रोनाउंस किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, सेलिबल कहेंगे। सेलिबल आपने सुना होगा, वन सेलिबल, टू सेलिबल। जिस तरह ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, ये ब्यूटी जो है इसे हम एक सेलिबल कहेंगे, फुल दूसरा सेलिबल है। तो ब्यूटीफुल को आप कह सकते हैं टू सेलिबल। इंटेलिजेंट आपको रुकना पड़े, मतलब दरमियान में, जिस तरह से हम कहते हैं कि एक सांस में आप अदा ना कर सके, दो तीन दफा आपको दरमियान में उसके आप कह लेंगे हिज्जे बनाने पड़े, जिस तरह से हम कहते थे। तो ये हमारे पास सेलिबल बनेगा। उसके बाद आगे चलेगा जी फॉरेन फ्रेज डी जोरे। डी जोरे बेटा ये लॉ की टर्म है, तो ये बेटा यूज की जाएगी बाय लॉ। डी जोरे का मतलब क्या होता है बेटा, लॉ, लॉ में ये टर्म यूज की जाती है अक्सर। उसके बाद है कानूनी तौर पे। आगे चलते हैं, लाइक अ सिटिंग डक, बैठी हुई बत्तख की तरह। ये बेसिकली इडियम है, मतलब इसमें आप कह लेंगे ऐसा शिकार जिसे आप आसानी से पकड़ सकते हो, जिसे धोखा देना आसान हो। तो इसका जो आंसर बेटा बनेगा हमारे पास इग्नोरेंट। इग्नोरेंट भी तो वही होता है ना, मतलब जिसका कहीं और ध्यान हो और उसे आराम से शिकार किया जा सके, इग्नोरेंट याद रखेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास आवर प्लान टू सक्सीड इज द मीनिंग ऑफ। तो हमारा जो प्लान है सक्सीड का, ये क्या कहलाता है, या इसका मतलब है क्या, इसका मतलब बिड फेयर,
बेड फेयर का मतलब भी यही है बेटा जो यहाँ पे दिया गया। इसे आप कह सकते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसे आप ऐड कर सकते हैं किसी हद तक। तो आवर प्लान टू सक्सीड बेटा क्या होगा, बिड फेयर होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास इट इज नो यूज टू क्राई ओवर्स। तो इसका आंसर बेटा बनेगा हमारे पास ये स्प्लिट मिल्क। अब पछताए क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, दूध गिरने के बाद बैठ के रोना पछताना। तो ये बेटा इसका जो है ना जी बनेगा ये पूरा का पूरा ये आप कह लें कि पूरा वर्ब है या इसे इडियम कह लें। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। आगे जी हमारे पास ही इज आउट ऑफ आउट। आउट ऑफ आउट का मतलब मुकम्मल तौर पे, कंप्लीटली। इसका आंसर बनेगा बेटा हमारे पास कंप्लीटली सही होगा बेटा। आउट ऑफ आउट कंप्लीटली होता है मुकम्मल तौर पे, हर हाल से, पूरी जज्बे के साथ। आगे चलते हैं जी। आगे जी हमारे पास ये प्रपोजिशन दी हुई थी उसने, द स्मोक वेंट डैश द चिमनी, वेंट अप द चिमनी। तो धुआं हमेशा ऊपर जाता है, तो इसे क्या कहेंगे जी, स्मोक वेंट अप द चिमनी। इट इज वेरी कोल्ड हेयर इन विंटर। उसने कहा है कि जी सर्दियों में यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। सो दे गो टू इस्लामाबाद या गोज टू, उसके लिए उसने बताया कि यहाँ पे कौन सा ठीक होगा। तो यूजुअली गो टू, मेरा देखें रूटीन की बात हो रही है, रूटीन की अक्सर वो जाते हैं इस तरह से। सर्दियों में या गर्मी होती है इसलिए वो इस्लामाबाद, अक्सर वो इस्लामाबाद चले जाते हैं। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट यूज करेंगे, यूजुअली गो टू का जो है ना ये बेटा ठीक रहेगा आपका, ये ऑप्शन सही रहेगा ए। इसमें सी बनेगा, ये सी ऑप्शन है। आगे जो एंटोनिम ऑफ रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है आश्कार करना, किसी चीज को खोलना, राज खोलना जिस तरह होता है। तो इसका जो एंटोनिम पूछा उसने कंसील्ड, कंसील्ड का होता है बंद, छुपा हुआ। तो इसका बेटा जो क्या एंटोनिम क्या बनेगा हमारे पास, कंसील्ड बनेगा। आगे है जी हमारे पास, अब जी के शुरू हो गया है। नगाओ इज लोकेटेड इन विच कंट्री। तो नगाओ बेटा क्या है, ये सिटी है कहां पे, चाइना में। इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, चाइना होगा। ये चाइना का सिटी है। नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट हु वाज अ फिल्म एक्टर। तो ये बड़ा जबरदस्त किस्म का जो है ना इनका प्रेसिडेंट गुजरा है यूएसए का, रोनाल्ड रेगन है। यूएसए हिस्ट्री में मैंने आपको ये करवाया था। रोनाल्ड रेगन साहब जो थे ना ये जबरदस्त किस्म के एक्टर थे। फिर ये एक्टिंग करते करते इलेक्शन जीत के आ गए थे। 1981 से लेके 1989 तक ये 8 साल गुजार के गए हैं। रोनाल्ड रेगन साहब जिमी कार्टर को इन्होंने शिकस्त दी थी। आगे जब नेम ऑफ द कैपिटल सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड का कैपिटल पूछा गया बेटा, तो बर्न है बेटा। स्विट्जरलैंड का जो कैपिटल है वो क्या है हमारे पास, बर्न है। जनेवा नहीं है, जनेवा इनका सिटी है। जनेवा जो है स्विट्जरलैंड का सिटी है, कैपिटल नहीं है। अक्सर बच्चे उसमें बोल रहे होंगे। आगे चलते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC हैज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। उसने कहा कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो बेटा 3 है। कौन कौन सी 3 है, अरबिक है हमारे पास, इंग्लिश है, और उसके बाद हमारे पास फ्रेंच बनेगी, स्पेनिश बनेगी। इन दोनों में से एक है, तीसरी इन दोनों में से एक है, इसे आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद पाकिस्तान लॉस्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल। पाकिस्तान ने क्रिकेट का जो फाइनल वर्ल्ड कप है, तो कब पाकिस्तान ने हारा था, जीतेगा नहीं पूछा, जीतेगा 1992 में, 1992 में हमने जीता था इमरान खान साहब की सरबराही में। अब वो हारने का मतलब हम रनर अप रहे थे, फाइनल में हम पहुंच गए थे। तो 1999 का बेटा वर्ल्ड कप था, ये इंग्लैंड में हो रहा था, और ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे। ऑस्ट्रेलिया से हम हार गए थे फाइनल में। आगे हमारे पास फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय मुस्लिम साइंटिस्ट बू अली सीना। बेटा इसे इब्ने सीना भी कहते हैं, एवे सीना भी कहेंगे। बू अली सीना की किताब है जी अल कानून फी तिब, बड़ी जबरदस्त की किस्म की बुक थी। इसके बारे में आता है कई सालों तक, कई सदियों तक यूरोप के लोग इस किताब को अपने सिलेबस में पढ़ाते रहे हैं। ये गोल्डन पीरियड के जो लोग थे बेटा, ये जो मुसलमानों का जो गोल्डन पीरियड था ना, इजादात का, उस दौर के ये लोग थे जबरदस्त किस्म के। OIC वाज फाउंडेड इन, OIC के बारे में पूछा कब बनी थी, फाउंडेड इन कहाँ पे बनी थी बेटा, तो ये मोरक्को में रबात में बनी थी, रबात में बनी थी बेटा। ये बनी है बेटा रबात में, रबात, रबात आपको मोरक्को का कैपिटल है, वहां पे बनी थी, अफ्रीका का मुल्क है ये। When is UN Day celebrated every year? UNO का जो दिन है हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1945 को ये 24 अक्टूबर 1945 को ये बनी थी, इसीलिए हर साल 24 अक्टूबर मनाया जाता है। अगली दफा आपसे पूछेगा UNO कब बनी,
पिछला जो पेपर हुआ परसों, कल जो हुआ, उसमें पूछा हुआ था कि यूएनओ का नाम किसने तजवीज़ किया था। तो किसने किया था? एफडी रोजवेल्ट ने किया था। मतलब ये है कि यूएनओ को सवाल वो दे रहा है, यूएनओ का पूरा एक टॉपिक है, उस पर मेरा लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें यूएनओ के बारे में हर चीज एक्सप्लेन की हुई है मैंने। तो इस तरह से आपने इनका एनालिसिस करना होता है कि यार इस पेपर में उसने ये क्वेश्चन दिया है, अगले में इसका मिलता जुलता सवाल वो क्या दे सकता है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। विच कंट्री इज कॉल्ड ग्रेट ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक? तो ये बेटा जापान है, ये मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको करवाया था। जापान को हम क्या कहते हैं? द लैंड ऑफ राइजिंग सन। और दूसरा जापान को हम क्या कहते हैं? ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक का बरतानिया हम इसे कहेंगे। आगे हमारे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पुरानी जो डेमोक्रेसी है बेटा वो कहाँ है? ग्रीस में है। ग्रीस जो है ना क्या है दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया याद रखिएगा दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड है इंडिया की। ये दो सवाल बनेंगे। गोबी डेजर्ट के बारे में पूछा गया बेटा, ये डेजर्ट हमारे पास मंगोलिया में है, मंगोलिया में है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट के बारे में अक्सर सवाल बनता है, ये मैंने आपको मैप में करवाया हुआ है। आगे जो किडनी हिल पार्क लोकेटेड इन, ये बेटा जो है ना जी नया क्वेश्चन था। तो किडनी जो हिल पार्क है ये बेटा कराची में है, कराची के अंदर मौजूद है। अहमद अली पार्क भी इसे कहेंगे, इसकी शेप किडनी की तरह से है, इस वजह से इसे किडनी हिल पार्क कहेंगे। तो ये बेटा कहाँ है? कराची में है। नेक्स्ट है हमारे व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? तो जापान की करेंसी बेटा येन है। देखिए भूल जाते हैं बच्चे ना, एक हमारे पास येन है, एक हमारे पास युआन है, YUN युआन। युआन चाइना की है और येन जापान की है। येन जो है किसकी है बेटा? जापान की है, और युआन जो है ये चाइना की है। दोनों में आपने भूलना नहीं है, मिक्स नहीं करनी है। युआन जो है चाइना की है और येन किसकी करेंसी है? जापान की है। इन विच US स्टेट इज द सिटी ऑफ सैन डिएगो? ये कहाँ पे है बेटा? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में की जो उनकी रियासत है, आपको पता कैलिफोर्निया अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है आबादी के लिहाज से। तो वहां पे क्या है हमारे पास ये सिटी है जी सैन डिएगो। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन है जी हमारे पास नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट राइटर ऑफ वही इन कुरैश? तो कुरैश में जो है ना सबसे पहले जो वही के राइटर थे, जब नबी पाक के ऊपर वही उतरती थी, उसको किसने लिखना शुरू किया था? तो वो हज़रत ज़ैद बिन साबित है बेटा। ये वो मतलब है कि आप कहें कि राइटर हैं जिनकी ड्यूटी नबी पाक ने खुद लगाई थी। अक्सर नबी पाक ने बुला लेते थे, जब भी कोई वही आती आप कहते थे कि ज़ैद को बुला के लाओ। ज़ैद बिन साबित हैं ये, ज़ैद बिन हारिसा नहीं है। ज़ैद बिन साबित ही वो साहबी हैं जिन्हें नबी पाक ने ड्यूटी लगाई थी कि आप जो है मुख्तलिफ ज़माने सीखें। फिर आगे चल के ज़ैद बिन साबित ही वो शख्स हैं जिन्होंने कुरान मजीद को एक किताब की शक्ल दी। कुरान मजीद जो था पारों की शक्ल में, आयात की शक्ल में अलग अलग था। इसे फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक साहब के दौर में उनके हुक्म पे फिर हज़रत ज़ैद बिन साबित साहब ने कुरान मजीद को एक प्रॉपर उसी तरतीब से, जिस तरतीब से नबी पाक ने बताया था, तरतीब तौक़ीफ़ी कहते हैं उसे, एक ऑर्गेनाइज करके एक किताब की शक्ल में दी जो आज तक हमारे पास है। तो वो हज़रत ज़ैद बिन साबित ने ही ये सारा काम किया था। मशवरा हज़रत उमर फारूक का था। सवाल बनता किसने मशवरा दिया था कुरान मजीद को किताब की शक्ल में लिखने का? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने दिया था। किसके दौर में? और अबू बकर सिद्दीक साहब के दौर में हो रहा है तदवीन कुरान का, जिसे कहते हैं हम काम शुरू किया गया था। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, गिव द नेम हु कंपाइल्ड द फर्स्ट वर्क ऑफ हदीस सहीफा सादिकिया? तो ये बेटा किसने लिखा था? इसके बारे में याद रखिएगा, ये हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो इन्होंने ये लिखा था हदीस की, ये पहली किताब या किताबचा या वर्क कहा जाता है इसे सहीफा सादिका को। तो ये याद रखिएगा हजरत अब्दुल्ला बिन अमर। अच्छा एक अब्दुल्ला बिन उमर थे, यू से उमर, हजरत उमर फारूक साहब के बेटे, लेकिन ये वो वाले नहीं है, वो साहबी थे। ये है जी हजरत अब्दुल्ला बिन अमर हैं, अमर बिन अलास के बेटे हैं ये। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी हमारे पास, इन विच सूरा ऑफ कुरान मेंशन्ड दैट नंबर ऑफ मंथ्स आर 12? कुरान की कौन सी सूरत में मेंशन है कि जो मंथ हैं हमारे एक ईयर में कितने है जी? मंथ के और कितने? 12 हैं। तो ये सूरत अल तौबा में बताया गया, सूरत अल तौबा इसका सही आंसर होगा। आगे जी द बैटल ऑफ यरमूक वाज फर्स्ट ड्यूरिंग द खिलाफत ऑफ? तो हज़रत उमर फारूक के दौर में यरमूक की जो जंग थी 636 AD के अंदर ये लड़ी गई थी। खालिद इब्न वलीद ने रूमियों को शिकस्त दी थी। यरमूक रिवर पे रूमियों को शिकस्त दी गई थी 636 AD की बात हज़रत उमर फारूक साहब के दौर में।
आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हाउ मैनी तकबीर इन नमाज जनाजा। तो नमाज जनाजा में 4 तकबीरें होती हैं बेटा, 4 तकबीरें होती हैं। उसके बाद है जी हमारे पास अगला क्वेश्चन, जमजम का मतलब होता है टू स्टॉप। ये अक्सर सवाल पूछा जाता है, जमजम का मतलब क्या, टू स्टॉप। जब वो पानी निकल रहा था उस कुएं से जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव के रगड़ने से पैदा हुआ था, पानी फैलता जा रहा था, तो हजरत हाजरा ने जो है ना क्या किया, उसके चारों तरफ मंडेरे बनाई और कहा कि जमजम रुक जाओ, रुक जाओ। टू स्टॉप, रुक जाना इसका मतलब होता है। किताब अल आसार इज कंपाइल्ड बाय इमाम अबू हनीफा साहब ने लिखी थी जी। इमाम अबू हनीफा साहब की किताब अल आसार, देखें लास्ट लेक्चर में आप देखें तो इमाम मालिक की किताब मोता पूछी गई थी। इस तरह से जो है ना जी, अगर आप ये ऑप्शन में कल ये सारे मौजूद थे, तो इस तरह से वो क्या करेगा जी, क्वेश्चन को रिपीट करेगा, रिलेट करेगा, उसी के साथ मिलता जुलता सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही आंसर है बेटा वो क्या जी, इमाम अबू हनीफा साहब की किताब है किताब अल आसार। इमाम मालिक की जो थी वो मौता थी जिसके बारे में पूछा गया था। आगे है जी हमारे पास नेक्स्ट, इन विच सूरा ऑफ होली कुरान द वर्ड खातिमुन नबिय्यीन इज मेंशन्ड। तो ये बेटा जो सूरत है सूरह अहज़ाब है, सूरह अहज़ाब है। इसमें जो है ना जी नबी पाक को अल्लाह पाक ने खातिमुन नबिय्यीन के नाम से पुकारा है, याद रखिएगा सूरह अहज़ाब में। टोटल नंबर ऑफ गज़वात और तो गज़वात की तरह 27 है, जिसमें से 12 का कुरान मजीद में जिक्र है। अक्सर पूछता है कुरान मजीद में कितने गज़वात का जिक्र है, 12 का जिक्र है। और जो सरिये हैं वो कितनी है, 56 है, टोटल 56 सरिये हैं। सबसे पहला गजवा कौन सा, गजवा अबवा है। पहली जंग जो थी वो गजवा बदर थी। कल पूछा गया था गजवा ओहद कब हुई, 3 हिजरी में हुई थी गजवा ओहद। खंदक 5 में हुई थी। फिर आप देखें कि हमारे पास खैबर जो थी वो 7 हिजरी में हुई थी। उसके बाद फतेह मक्का जो वो 8 हिजरी को। यही वो टॉपिक है, इस पे मिलते जुलते सवाल ही उसने आपसे पूछने हैं, कोई बाहर से नहीं लेके आने उठा के क्वेश्चन, वही चीजें हैं जो आपने पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक हो गया जी। गजवा तबूक आखिरी जंग थी, मौता 8 हिजरी में लड़ी गई। हुनैन जो थी गजवा हुनैन वो 8 हिजरी में लड़ी गई। तो ये सारे वो इवेंट हैं जो आपने इस तरह से रिलेट करके करने हैं। आगे जी हमारे पास नेम ऑफ द मदर ऑफ हजरत यूसुफ, ये मैंने करवाया आप लोगों को, ये भी करवाया। ये सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से वो एक सवाल पार्क वाला था जो नया क्वेश्चन आया, उसे बाकी तकरीबन सारे मैंने करवाए हुए आपको। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी बेटा राहील या राहीला, इसे पढ़ेंगे हम। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो वालदा थी, देखें हजरत याकूब के बेटे थे ना यूसुफ अलैहिस्सलाम, तो उन्होंने 2 शादियां की थी। एक हमारे पास राहीला और दूसरी थी LEH। वहां से वो 10 बेटे हुए थे, जिसमें से एक यहूदा भी था। यहूदा से फिर ये यहूदी सारे आगे चले हैं। और दूसरी जो बेगम थी राहीला, उनमें से हजरत यूसुफ और इनका भाई हजरत बिन्यामीन, इस तरह से 12 बेटे थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के। याकूब को आपको पता है बनी इसराइल कहते थे, इस तरह से बनी इसराइल चाहिए। और ये यहूदी जो है ये इसराइली वही सारे यहूदा की औलाद हैं। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इन मस्जिद अल अक्सा द वर्ड अक्सा मीन, अक्सा का मतलब दूर का होता है बेटा। मस्जिद अक्सा का मतलब क्या होता है, दूर का होता है, फार अवे, दूर इसका मतलब होता है बेटा। क्वेश्चन है हमारा, नेम ऑफ सूरा ऑफ होली कुरान इन विच मेंशन द राइट्स ऑफ द पेरेंट्स। तो जो पेरेंट्स के जो राइट्स हैं उनके बारे में कौन सी सूरत में बात की गई है। बहुत सारी सूरतें हैं, इनमें से जो सही ऑप्शन है बेटा वो सूरह लुकमान है। सूरह लुकमान है, इनमें से जो ऑप्शन है ये ठीक है। आगे हमारा, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज एब्रोगेटेड इन फेवर ऑफ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO इन विच ईयर। अच्छा, इसमें उसने या तो स्टेटमेंट में मिस्टेक है या फिर इसमें जो है ना उसने, अब देखिए ना वो कहना फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा बेटा वो 1956 का था, 1956 का, जिससे एब्रोगेट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, तोड़ दिया किसने, अयूब खान ने 1958 में। 1958 के अंदर खत्म हो गया था, 56 में आया था, 58 में खत्म हो गया, मार्शल लगा दिया था। फिर तो इसका आंसर किया 1958 है। लेकिन उसने आगे जो LFO का दरमियान में डालना लीगल फ्रेमवर्क, तो ये तो या ने दिया था 1970 में। तो उस वक्त तो पहला कॉन्स्टिट्यूशन तो खत्म हो चुका था, उस वक्त कौन सा चल रहा था, दूसरा चल रहा था, खत्म हो गया 56 में, 58 में खत्म हो गया। फिर दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। तो दूसरा कब आया था, 1962 में, 1962 में आ गया था। वो खत्म हो रहा है 1969 में जाके, 1969 में जाके खत्म हो रहा है।
अब अगर उसने ये LFO का बीच में डाला और ऑप्शन में वो 69 भी दे सकता है, यहाँ पे आपको दिया हुआ था, तो फिर आप इसी को ठीक करेंगे। यहाँ पे फिर वो सेकंड करना चाहिए तो सेकंड करना, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन अगर यहाँ पे लिखता फिर LFO वाली बात भी ठीक होती है, ऑप्शन में 1969 होना चाहिए था। लेकिन अगर 1969 ऑप्शन में भी नहीं था और उसने इधर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो फिर 1958 ठीक रहेगा। 1958 से 27 अक्टूबर को इसने मार्शल लॉ लगा के क्या कर दिया था जी, सारे का सारा मामला क्लोज कर दिया था अयूब खान ने। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूस्ड इन विच सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। 1962 का जो कानून था बेटा ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम था, इसमें जो सारी पावर थी वो प्रेसिडेंट के पास थे और अयूब खान साहब खुद प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी किसमें, 1962 के कानून में। इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज साइंड इन विच ईयर, 1960 में हुई थी। ये सवाल मेरे ख्याल से जो कल पेपर हुआ उसमें पूछा गया था। आगे पाकिस्तान फर्स्ट इंडिजिनियस फाइटर जेट साबिर या साबरी पढ़ लें इसे, वाज प्रोड्यूस्ड इन कोलैबोरेशन इन विच कंट्री, तो बेटा यूएस। ये पाकिस्तान बनने के बाद की बात है, फौरन हम यूएसए के कैंप में थे, हम अमेरिका के साथ चले गए थे, तो अमेरिका की मदद से हमने ये बनाए थे स्टार्ट में, जो 65 की जंग में इस्तेमाल किए हमने, 71 की जंग में इस्तेमाल किए। आजकल आप ये जो हमने बनाए थे जहाज, आजकल ये आपको पता भी किधर मिलेंगे, ये जो हमारे चौक चौराहे बने होती हैं शहरों में, तो चौक पे जो जहाज खड़ा होगा वो आपको यही मिलेगा, क्योंकि अब वो डेड हो गए हैं, ग्राउंड कर दिए हमने उन्हें, अब उनकी जरूरत नहीं रही है। उस वक्त वो जबरदस्त जेट थे हमारे लिए। आगे है जी हमारे पास द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपैक वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो ऑफिशियली बेटा ये अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया। 2014 में वैसे ये सारा प्रोजेक्ट हो गया था, लेकिन ऑफिशियली ये अप्रैल 2015 के अंदर ये अनाउंस किया गया था। अरब इजराइल 6 डेज वार टुक प्लेस इन विच ईयर, तो 16 डेज वार के बारे में पिछले हफ्ते ही मैंने लेक्चर दिया था, 1967 के अंदर हुआ था। इसमें इसराइल ने 6 दिनों के अंदर जो मुस्लिम दुनिया थी उसे धूल चटा दी थी, उनकी नेवी उनकी आर्मी सारी बर्बाद कर दी थी। सिर्फ 6 दिन में जंग का खात्मा कर दिया था, और सिर्फ उनकी आर्मी तबाह नहीं की थी बल्कि उनके इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था। आज तक वो इलाके जो है ना, उनमें से बहुत सारे इलाके आज भी इसराइल के पास हैं। अपनी पावर को शो किया था, उसके बाद से इसराइल की जो आर्मी थी वो एक बड़ा मतलब जबरदस्त किस्म की आर्मी बन के उभरी थी, उन्होंने अपना लोहा मनवाया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, तो पहला बेटा 1955 में लॉन्च, 1955 से लेके 60 तक था, 5 साल तक होता है आपको। 60 में खत्म हो रहा था, दोबारा कब शुरू होगा, 60 में शुरू होगा। तो दूसरा जो 5 ईयर प्लान था 1960 से 65 तक चला है, तो पहला 55 से 60 तक चला था। वो ये आपसे पहले भी पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम। आखिरी क्वेश्चन है जो हमारे पास, 8 अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन विच ईयर, तो 1985 के अंदर बेटा ये अमेंडमेंट जो थी वो पास की गई थी, 8वीं तरमीम, जिसमें प्रेसिडेंट को सारी पावर दे दी गई थी। जियाउल हक साहब बैठे हुए थे उस वक्त, प्रेसिडेंट था वो खुद, वो सारे इख्तियार उसने अपने पास रख लिए थे। तो ये बेटा आपका पेपर था 60 नंबर का। 10 नंबर का जो है ना, जो आपको फोटोग्राफी के क्वेश्चन थे, वो जो नए बच्चे हैं उनके किसी के काम के नहीं है, जो पुराने हैं उनका पेपर हो गया है। तो ये बेटा 60 टोटल 70 नंबर का पेपर आ रहा है आपके सामने। 10 नंबर जिस जॉब पे आपने अप्लाई किया हुआ है वो वाला। इसी तरह से आप देखें JPO जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का होना है, अब उसमें आपकी जॉब रिलेटेड थोड़े से सवाल होंगे, मोटरवे के हवाले से, हाईवे के हवाले से, जॉब ड्यूटीज के हवाले से। आप जॉब ड्यूटीज को पढ़ लें, उनकी वेबसाइट पे चले जाए, विजिट कर लें, इनका मोटो को चेक करें, इनका मोटो क्या है, ये काम, पूरी वेबसाइट जो इनकी है अपनी नेशनल हाईवे वालों की, उसे अच्छी तरह से देखें, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन देखें। इसी तरह से असिस्टेंट की जॉब पे होना एग्जाम, उसका भी आप जॉब डिस्क्रिप्शन को देखें, ठीक है। नोट एंड ड्राफ्टिंग होती है बेसिकली असिस्टेंट की जो जॉब होती है। अब उसके अलावा जो आपका डिपार्टमेंट है उसके हवाले से चीज़ों को देख लें। तो इस तरह से तैयारी करके जाएं, इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।